नमस्कार दोस्तों। आप सबका अपने YouTube चैनल जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आगामी होने वाली परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज हम लेके आए हैं रेलवे द्वारा आयोजित आरपीएफ कांस्टेबल के जीएस के क्वेश्चन के साथ। तो आप भी इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए तो शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? चलिए, शुष्क बर्फ, प्रशीतक, कोयला या कोक? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ड्राइड आइस, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और हम क्वेश्चन के अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, जिससे हमारी और तैयारी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन और है कोयला, प्रशीतक और कोक। कोयले के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कोयला मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट या पीट जिसे बोलते हैं। तो एंथ्रेसाइट के बारे में जानते हैं, जिसमें 90 से 95% तक कार्बन होता है और यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। बिटुमिनस द्वितीय कोटि के कोयले में रखा जाता है, जिसमें 70 से 75% तक कार्बन पाया जाता है। पीट या लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहते हैं और सबसे निम्न गुणवत्ता का होता है। हैं कोक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को जलाया जाता है तो हमें कोक प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। लच्छू महाराज के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। छऊ, ओडिसी, कच्चीपुड़ी या कथक? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कथक। यदि लच्छू महाराज की बात की जाए तो उनका नाम लक्ष्मी नारायण सिंह था और यह बनारस घराने से संबंधित हैं। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छऊ झारखंड का, ओडिसी जिस नाम से ही आपको लग रहा है उड़ीसा का, और कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली या आमिर खान? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की बात की जाए तो जो भारत के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनकी आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। हम अगले ऑप्शन में देखते हैं ये सचिन तेंदुलकर जो दिया गया है, जिसे आप लोग जानते हैं मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, और इनकी अपनी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला नहीं दूसरा दिया है। तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा परिवार, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सही सी, द्रविडियन। द्रविड़ भाषा जो होती है वो द्वितीय क्रम में, और पहली हमारी होती है भारतीय, भारतीय यूरोपी, जिसे भारोपी भी कहते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट कर लीजिएगा, लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र, मेघनगर फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल इंसिनरेटर लिमिटेड या स्टैंडर्ड सर्फेक्टेंट लिमिटेड? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। यदि हम इसकी बात की जाए, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र यह भोपाल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहां 3 दिसंबर 1984 को एक जहरीली गैस, जिसे एमआईसी या मिथाइल आइसोसाइनेट भी कहते हैं, के रिसाव से लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कुछ लोग अपंग भी हो गए थे। बढ़ते हैं, हमारा छठा क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग स्पेस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग स्पेस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, क्रिकेट, तैराकी या बास्केटबॉल? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक। सातवां, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा
कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। बात करें केरल का, तो केरल में भद्रकाली या पायदान पाया जाता है, जो केरल का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का है कुरागल या कुम्मी बोलते हैं जिसे। उड़ीसा का है मुंडारी, जदुर या पैका। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर स्पेस द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत के वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या भारतीय स्टेट बैंक। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। हिल्टन यंग कमीशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है। डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा इसमें सुधार होता जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, गुलामी विरोधी सुधार या यंग बंगाल आंदोलन। तो यहाँ पे देखेंगे हम, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जैसे आप लोग जान ही रहे हैं 1919 में आया था, और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना हुई व प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं मार्ले मिंटो, तो मार्ले मिंटो 1909 में आया था और पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जाना जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई टू हैड ए लव स्टोरी उपन्यास द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देख रहे हैं अरविंद अडिग, रविंदर सिंह, रस्किन बांड या दुर्जोय दत्ता। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा रविंदर सिंह। यहाँ पे अरविंद अडिग, रस्किन बांड, दुर्जोय दत्ता, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अरविंद अडिग, इनके पहले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और रस्किन बांड की बात करें तो अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ए लिटिल बुक व गोल्डन ईयर्स इनकी पुस्तक है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे देखेंगे संदकफू, सारामती, देवमाली या डोड्डा बेट्टा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए संदकफू। बात करें सारामती की तो यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तर पूर्वी राज्य है। देवमाली जो उड़ीसा का सबसे ऊंची चोटी है। और दोड्डा बेट्टा जो तमिलनाडु में पड़ता है या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। तो पहली है अन्नामलाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, उसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 12वां, विज्ञान की आवर्त सारणी या किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? यहाँ पे हीलियम, होल्मियम, हीलियम, पारा या हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। हीलियम की बात करें तो हीलियम का हमारा होता है He और पारा Hg होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नोक्तुम, टका, युआन या क्यात। तो आप लोग जान रहे हैं बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, उसी देश है वो बांग्लादेश की सीमा से भी पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। तो यहाँ पे मुद्रा हो जाएगी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी टका। बांग्लादेश की मुद्रा हो गई टका। अगर हम बात करते हैं ए नोगत्रुम दिया है तो ये भूटान की मुद्रा है। युआन जो कि चीन की मुद्रा है।
अज्ञात की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, वहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? यहाँ पूछा जीवाणु रोग नहीं है। प्लेग, जलांतक, हैजा या मोतीझरा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जलांतक, जिसे हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि कुत्तों को काटने से फैलता है। यह एक विषाणु वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं प्लेग, हैजा और मोतीझरा, तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मोतीझरा की बात करें तो इसको आप लोग जानते हैं, इसे टाइफाइड के नाम से भी जाना जाता है, टाइफाइड। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम डॉट 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 नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्नो या विनय पिटक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम हमें मिलते हैं ऑप्शन डी, विनय पिटक में। यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ पे त्रिपिटक की बात की गई है। उनमें जो आते हैं सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। मिलिंद पन्नो भी जो है ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो इसे आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है? यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, न कि मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन 54 ए, 51 ए, 55 ए या 61 है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 51, 51 ए या क। ये बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्यों की, तो यशवंत सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, एक और इसमें जो मौलिक कर्तव्य जोड़कर इनकी संख्या वर्तमान में 11 हो गई है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, पत्रकारिता, शांति, चिकित्सा या भौतिकी। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक, चिकित्सा के लिए जैसा आप लोग जानते होंगे BC राय, भौतिकी या शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 18वां है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे दिया गया है जोंगखा, उर्दू, बंगाली और हिंदी। जैसा कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अब हमारे देश का राज्य जो है पश्चिम बंगाल, उससे अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो भी बंगाली ही है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह डॉट 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 चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है तिब्बती, फारसी, ग्रेगोरियन या इस्लामी। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाता है तिब्बती। बात करें सिक्किम की, जो तिब्बत से लगा हुआ है, तो वहाँ पे लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तिब्बती शब्द लोसर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ही न्यू ईयर होता है, सिक्किम राज्य में लोसर त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां, किसने बदायूं 1197-98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? मोहम्मद गोरी, महाराणा प्रताप, कुतुबुद्दीन ऐबक या पृथ्वीराज चौहान। तो हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक था।
1197-98 में बदायूं पर कब्जा करके इसने इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 21वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष डॉट डॉट में हुआ था। 1904, 1906, 1908 या 1902। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1900, एक मिनट दोस्तों, 1906 हमारा सही ऑप्शन है। 1906 में नवाब आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? यहाँ पे दिया है तबला से नहीं है, किसका संबंध? संदीप दास, ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान या शकूर खान। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकूर खान। शकूर खान तबला वादक नहीं है, यह सारंगी वादक है। बाकी संदीप दास, ज्ञान प्रकाश घोष और साबिर खान, ये तीनों ही लोग तबला वादक हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी जानते हैं? 72, 76, 79 या 81, 72, 76, 79 या 81। तो यदि हम बात की जाए महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी के बारे में हमारे अनुच्छेद 76 में प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यदि हम बात करें अपने अनुच्छेद 72 की, जिसमें क्षमा, दंडादेश आदि के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रावधान है। 79, 79 इसमें संसद के गठन से संबंधित है और 81 लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है। लोकसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीत एक ऐसे महासागर में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की बात की जाए जो प्रशांत महासागर का लगभग आधा है और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की होती है। ठीक दोस्तों, प्रशांत महासागर आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर मंदिर शैली टेम्पल आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। बौद्ध, द्रविड़, जैन, मुगल। यदि बात की जाए दिलवाड़ा मंदिर, तो आप लोग कुछ लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर यह 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित किया गया था, जो जैन धर्म से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन हमारा, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को स्पेस कहते हैं। विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि। तो आप लोग सभी लोग जाते हैं पोखरों और तालाबों से संबंधित जो होता है उसे हम कहते हैं पीसी कल्चर या मत्स्य पालन, जो नीली क्रांति के अंतर्गत आता है। बाकी आप देख ही रहे विटीकल्चर द्राक्षा कृषि जिसे अंगूर का उत्पादन किया जाता है, सेरीकल्चर रेशम, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? हर 5 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, हर 3 वर्ष में या हर 4 वर्ष में? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हर 4 वर्ष में। यह बर्फ पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। इससे पहले जो है ये 4 वर्षों में आयोजित की जाती है। 2022 में बीजिंग चीन में इसका आयोजन हुआ था। अब आगामी 2026 में होने वाली अब यह इटली में होगी। इटली की बात की जाए तो यह यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28वां। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के सब्सक्राइबर वर्ष वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं लगभग 60 वर्ष बाद ही पेंशन योजना दी जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 55, 60, 65 या 50। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 60 वर्ष। इन बात करें अटल पेंशन योजना जो 2015 में सभी भारतीयों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे उनके लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से की गई थी। 18 से 40 वर्ष के लोग जो होते हैं इसके लाभार्थी हैं और 60 वर्ष पूरा होने पर एक निश्चित मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। पादप कोशिका के बारे में पूछा है। लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, छोटी केंद्रीय राजधानी या इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पादप कोशिका की बात करें तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। इनमें कोशिका भित्ति या सेलवाल पाई जाती है। लवक भी अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता, हरित लवक भी, छोटी केंद्रीय राजधानी जिसमें नहीं पाई जाती। तो यहाँ पादप कोशिका की बात की तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। स्पेस वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत, ड्यूरेबल और लोचदार इलास्टिक बनाने के लिए सल्फर के साथ संशोधित होना चाहिए, संसाधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया गया किण्वन, कार्बनीकरण, साबुनीकरण या वल्कनीकरण। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वल्कनीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। गारो के बारे में सुने होंगे। यहाँ आप देखिए ऑप्शन क्या, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तर पूर्वी। गारो खासी जयंतिया, या तो हमारा सही ऑप्शन पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी और पूर्वी। गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय संबंधित है, वहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य जो सेवन सिस्टर के नाम जानते हैं उससे संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 32। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग होता है कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं के हम लोग कहते हैं उपभोग वस्तुएं, बेबलेन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश जिसे सीजीआई कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वह सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं उसकी नियुक्ति करता है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन हमारा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। गुरुपुरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद या गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 10 सिख गुरु हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन है यहाँ पे गुरुपुरब गुरु नानक देव की जयंती का उत्सव। गुरुपुरब गुरुदेव नानक जयंती की का उत्सव है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। इन्होंने लंगर नामक भोजनालय की स्थापना की थी जिसे कंटिन्यू करने का काम गुरु अंगद ने किया था। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जिन्हें
जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। स्वर्गीय सरोजनी नायडू, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्गीय सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? स्वर्गीय सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला, भारत की गौरैया, भारत की चील, भारत की हॉर्नबिल। तो आप सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत की कोकिला के नाम से, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार या छह ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे स्पेस ने लिखा है। कालिदास, हरिशेण, तुलसीदास या रवि कीर्ति। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, कालिदास। ठीक है दोस्तों, यह कालिदास की प्रथम रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंटल का 37वां क्वेश्चन, मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं स्थलमंडल, बैरोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर या मीजोस्फीयर। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश 38वां क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जिसके द्वारा प्रदान किया गया था। आइंस्टाइन, न्यूटन, प्लांक या फैराडे। आप लोगों देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांक। यदि बात की जाए क्वांटम सिद्धांत की, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय किरणों का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39वां 39, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, लोहा, सीसा या तांबा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन हमारा अगला, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? मतलब उनकी प्रजाति खत्म ना हो जाए, उनके लिए क्या आवश्यक है इसमें से? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ना समझिए, श्वसन, प्रजनन, बचाव या प्रसार। श्वसन से कोई मतलब नहीं, बचाव नहीं, प्रसार नहीं, उससे उसके रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन के ही द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन हमारा, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को कहा जाता था। यहाँ पे महालवाड़ी, एकता व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व के लिए चलाई गई जो व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था थी, और इसको अकबर ने प्रारंभ किया था। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आधुनिक समय से अंग्रेजों के समय चलाई गई थी, और एकता व्यवस्था सल्तनत कालीन है और सल्तनत काल से संबंधित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 42वां क्वेश्चन, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 764 वाट, 746 वाट, 768 वाट या 786 वाट। तो जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा, तो हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन 746 वाट। और वाट की बात करें तो यह शक्ति की एक सबसे एक छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 43वां, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? कब होगा? या एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ेगा तब, या एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, या एक आयताकार पथ पर दौड़ना, एक खटकोणीय पथ पर दौड़ना। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृत्ताकार पथ पे जब दौड़ेगा एथलीट तभी उसका वेग अधिक होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, विरलीकरण, गूंज या प्रतिध्वनि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे प्रतिध्वनि। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 45वां क्वेश्चन है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे स्टार्ट कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लाइन बन गई है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, एडजस्ट करिए। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा हम आगे आगे उसी ऐसी व्यवस्थाएं अच्छी करते जाएंगे। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण को पहचाने। यहाँ पे मांसपेशी दिया है, कोशिका, हड्डी या रेशे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। ठीक है दोस्तों, यदि तरल संयोजी ऊतक की बात करें तो वहाँ पे तरल संयोजी ऊतक हमारा ब्लड या रक्त जो होता है उसे बोलते हैं। संयोजी ऊतक की बात यहाँ पे की है तो हड्डी या बोन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, यह वह सुनिश्चित करता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से, आयुष्मान निदान केंद्र, आयुष्मान आरोग्य धाम या धन्वंतरी केंद्र के नाम से जाना जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण योजना की बात करें तो ये 23 सितंबर 2015 को 23 सितंबर 2015 झारखंड के रांची से शुरुआत की गई थी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 48वां क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे जो परीक्षाएं नज़दीक आती जाएंगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंग हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया, ये तो सही है। और इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 49वां क्वेश्चन, लगभग हम लोग 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस परीक्षा में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमारा अब लगभग आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए, कुछ कमी हो तो उसे बताइएगा, जिसे जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? दिनेश भार्गव, के राधाकृष्णन, महेश चंद्र पंत, एस राजलिंगम। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा महेश चंद्र पंत। महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो आई है उसी के चलते ये सब नई नई
समिति गठित करनी पड़ रही। ठीक है, अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमारा 50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आदिवासी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, राज्य आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुंडा सड़क योजना से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क से संबंधित है, राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन किए, तो ऐसे ही हम जीएस के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। कल फिर हम मिलेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।